जय माता दी फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ए 1910 प्ले जस्टिस बाय जॉन गाल्सवर्दी। ये जो प्ले है फ्रेंड्स, इसमें जॉन गाल्सवर्दी ने जो जुडिशियल सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि वो किस तरीके से लोगों में भेदभाव करता है, या उस टाइम पे ब्रिटिश में जो प्रिजन्स थे उनकी कंडीशन किस तरीके थी, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। और साथ ही साथ में जो पुअर और डाउन ट्रोडन लोग हैं उनकी किस तरीके से सुनवाई नहीं होती है, या फिर एक मिस्टेक की वजह से कैसे उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है, वो बताया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे लीगल सिस्टम के फेलियर को दिखाया गया है। तो इसमें एक तरफ हम बात करें तो जो पुअर और डाउन ट्रोडन है वो विलियम फाल्डर है, और दूसरी तरफ जो रिच है वो रूथ हनीवेल का हस्बैंड है, जो इसको हरास करता है इतनी बुरी तरीके से कि डेथ तक। मतलब अगर इसको लगता है रूथ हनीवेल को कि मैं इसके साथ में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो कभी मुझे मार भी सकता है। तो इस तरीके से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन विलियम फाल्डर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इस प्ले में हम इन सब की बात करेंगे। पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ नाम के दो पार्टनर्स हैं एक लॉ फर्म के, जिनके यहाँ पे फाल्डर जो है काम करता है। विलियम फाल्डर एक जूनियर क्लर्क है इसी लॉ फर्म में, और ये एक मिस्टेक करता है कि एक चेक को जो एक चेक में 9 बना होता है उसको 90 कर देता है, और उस चेक को फिर कैश करवाता है। रूथ हनीवेल जो है वो वही वुमन है जिसके साथ में विलियम फाल्डर वहाँ से भागना चाहता था लंदन के लिए, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था और वो उसकी हेल्प करना चाहता था। और उनको पता था कि अगर वो वहाँ जाएंगे, वहाँ से उस प्लेस को छोड़कर, तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑल बिकॉज ऑफ हर उसने ये सब कुछ किया था। रॉबर्ट कॉक्सन नाम का एक सीनियर क्लर्क है इसी फिल्म में, मैनेजिंग क्लर्क है। वो उसकी हेल्प करना चाहता है और बहुत बार हेल्प करता भी है, जब वो इस फिल्म में काम करता है तब भी और नहीं करता तब भी। बहुत आप काइंड पर्सन कह सकते हो। दोनों ये जो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ है, इनमें भी वॉल्टर हाउ थोड़ी सी मर्सी दिखाना चाहता था, लेकिन जेम्स हाउ ने पुलिस बुला ली, क्योंकि विलियम फाल्डर ने जो क्राइम किया था उसके लिए। डेविस नाम का एक जूनियर क्लर्क है इस फिल्म में। जब इस स्टार्टिंग में इसको ये सस्पेक्ट होता है कि इसने ये काम किया होगा, इसी ने इस चेक को कैश करवाया होगा और उसका जो अमाउंट है वो चेंज किया होगा, लेकिन डेविस ने कुछ नहीं किया होता। हेक्टर फ्रॉम नाम का एक यंग एडवोकेट होता है जो फाल्डर की तरफ से केस लड़ रहा होता है, और दूसरी तरफ से केस लड़ता है हैरोल्ड क्लेवर, जो काउंसलर होता है फॉर द प्रोसिक्यूशन एट फाल्डर्स ट्रायल। विस्टर नाम का एक डिटेक्टिव होता है, और आप ये कह सकते हो एक अरेस्ट करने के लिए एक पर्सन जाता है जब विलियम फाल्डर प्रिजन से बाहर आ जाता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम वहाँ पे पेशी के लिए नहीं जाता है पुलिस स्टेशन, इसलिए ये इसको आता है पकड़ने के लिए। काउले एक कैशियर होता है जो विलियम फाल्डर को पहचान लेता है जब ये पूछा जाता है कि उससे चेक को कैश करवाने के लिए कौन आया था। मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड नाम का एक जज होता है जिसने विलियम फाल्डर को सज़ा सुनाई होती है। ये जो कैरेक्टर हैं, अब हम प्ले की बात कर लेते हैं। तो प्ले में स्टार्टिंग में ही जेम्स हाउ और एंड सन्स की जो ऑफिस है, जो सॉलिसिटर्स हैं दोनों, जेम्स हाउ वॉल्टर हाउ, इनकी ऑफिस को दिखाया जाता है। और इसी में स्टार्टिंग में ही एक यंग वुमेन दिखाई जाती हैं जो दो बच्चों के साथ में आ रही है। वो एक जूनियर क्लर्क विलियम फाल्डर से मिलने के लिए आ रही है, एक पर्सनल मैटर पे बात करने के लिए, क्योंकि वो जो लेडी है वो रूथ हनीवेल है, और वो इसलिए ये बात करने के लिए आ रही है कि वो दोनों एलॉप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। उसकी प्लानिंग कर रखी है क्योंकि जो रूथ है उसको फाल्डर बचाना चाहता है उसके हस्बैंड से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटली उसको मारता है, ड्रिंकिंग करता है। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट कॉक्सन, जैसा कि मैंने बताया, वो एक सीनियर क्लर्क हैं यहीं पे, और यहाँ पे उसको एक चीज़ के बारे में पता चलता है कि एक चेक है जो इशू किया था 9 पाउंड का, लेकिन बाद में उसमें चेंज करके उसको 90 कर दिया गया। स्टार्टिंग में उसका शक जो होता है डेविस पे जाता है, लेकिन बाद में कैशियर
कावले ने उस फॉल्डर को पहचान लिया होता है। फॉल्डर ने भी कन्फेस कर लिया होता है कि ये जालसाजी मैंने की है। एक बार के लिए वो माफ़ी भी मांगता है और पैसे वापस देने के लिए भी कहता है कि उसने ये जो भी कुछ किया था वो थोड़ी देर का पागलपन था, क्योंकि उसका जो यंग वुमेन रुथ है उसके साथ जो कनेक्शन था, उस जिसके साथ वो भागने वाला था, तो उनको पैसों की नीड होगी और उसी नीड के चलते वो कुछ टाइम के लिए अपना मेंटली बैलेंस आप कह सकते हो खो गया, जो भी था, जिसकी वजह से उसने कुछ मिनट की मिस्टेक कर दी और उसने ये सारा काम कर दिया। कॉक्सन जो था, रॉबर्ट कॉक्सन, उसने भी सिंपैथी दिखाई और जो फिल्म का जूनियर पार्टनर था उसने भी दिखाई, मतलब वॉल्टर हाउ ने भी मर्सी दिखाई, मर्सी दिखाना चाहता था, लेकिन जो सीनियर पार्टनर था जेम्स हाउ, वो अपनी बात पे रुका रहा और उसने फॉल्डर की मिस्टेक उसको मिली, इसलिए उसने पुलिस को कॉल कर लिया। अब जैसे ही सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पे कोर्ट का सीन है, फॉल्डर का ट्रायल चल रहा है, मतलब वहाँ पे जो भी केस है वो चल रहा है। ये उसकी तरफ से यंग एडवोकेट हेक्टर फ्रॉम लड़ रहे हैं और वो ये बात मान रहे हैं, वो इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि उनके क्लाइंट ने गलती की है, उसने चेक में ये सब कुछ किया था, चेंज 9 को 90 किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन्होंने ये इंटेंशनली नहीं किया, ना ये कोई क्रिमिनल हैं। ये फॉल्डर ने कुछ टाइम के लिए, इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी क्योंकि ये एक वुमेन की हेल्प करना चाहते थे जिससे ये लव करते हैं, या फिर लॉ जिसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे वो, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि अगर वो हस्बैंड के साथ में रहेगी या तो वो मर जाएगी, या फिर उसको अगर वो छोड़ के गई और उसकी हेल्प नहीं की विलियम फॉल्डर ने, तो वो और कोई प्रोसिक्यूशन का काम करने लग जाएगी। तो उसकी लाइफ की बात थी, इसलिए सब कुछ किया था। तो यहाँ पे लेकिन इन सब चीज़ों को कौन समझ सकता था, गलती तो गलती थी। और यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि इसको मतलब किस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है, इसको तो थोड़ी सी मतलब ह्यूमनिज्म के साथ में पढ़ना है इस प्ले को, या फिर देखना, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि विलियम फॉल्डर के साथ में सच में गलत हुआ था। तो यहाँ पे जो था कि उसको लग रहा था कि रूथ की लाइफ ख़राब हो जाएगी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया था उनके बच्चों की हेल्प के लिए, क्योंकि बच्चों को पालने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी। ऑल बिकॉज ऑफ हर उसने ये सब कुछ किया, ऐसा उसके एडवोकेट ने कहा। और ये जूरी से वो रहम के लिए भी कहने लगे कि जो यंग मैन ने कोई ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, इसको प्रिजन ना देकर और इस पे मर्सी दिखाई जाए। लेकिन फिर भी इसकी सुनवाई नहीं होती है और विलियम फॉल्डर को 3 इयर्स की प्रिजन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉक्सन है वो विज़िट करने आता है फॉल्डर को, क्योंकि वो रुथ के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि रुथ अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी और वो क्या करे रुथ अगर उसको छोड़ दे तो, क्योंकि हाल फिलहाल जो फॉल्डर था जो उसकी हेल्प करना चाहता था वो भी जेल में था। तो यहाँ पे जो है वो चाहता था, जो कॉक्सन था वो मीटिंग करने के लिए आया था फॉल्डर से, और साथ ही साथ में प्रिजनर और जो वहाँ पे जो प्रिजनर होते हैं कि उनकी मुलाकात करवा सके रुथ और फॉल्डर की, लेकिन उनको कोई भी सिंपैथी नहीं मिलती है और वो मीटिंग के लिए मना कर देते हैं। रुथ जो है वो कॉक्सन से कहती है कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है और अब वो क्या करे, उसकी हालत बहुत ख़राब है और अपने बच्चों का पालन पोषण वो किस तरीके से करे। फॉल्डर है जो इस टाइम पे हमें पता है कैद में है और वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी जो सेंटेंस है वो ख़त्म होती है, मतलब उसको थोड़ा पहले छोड़ दिया जाता है 2 साल बाद में, और लेकिन तब तक वो बिल्कुल टूट चुका होता है, क्योंकि उसको वो प्रिजन में रहते हुए वहाँ पे बहुत बुरी फीलिंग आती है और उसको ऐसे लगता है कि मतलब मैं यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली ह्यूमिलेट फील करता है, मेंटली भी बहुत टॉर्चर फील करता है वो। तो इस तरीके से उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो एकदम टूट जाता है। और जब वो बाहर आता है तो उसके लिए जो बाहर का संसार होता है वो भी इसी तरीके का होता है कि उसका जो आप कह सकते हो पास्ट वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो बहुत परेशान हो जाता है और यहाँ पे दूसरी तरफ वो रुथ की हेल्प भी करना चाहता है। तो रुथ जो है वो उसकी तरफ से मिलने के लिए जाती है सॉलिसिटर्स के ऑफिस में, मतलब जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ से मिलने के लिए।
वो जब उन दोनों पार्टनर से बात करने लगती है और उनके सामने वो मर्सी के लिए कहती है कि प्लीज़ तुम फोल्डर को एक चांस दे दो ताकि वो आपकी फिल्म में वापस से काम कर सके और वो हेल्प कर सके मेरी भी, और हम आराम से लाइफ स्पेंड कर सकें। पार्टनर्स ने विलिंगनेस तो दिखाई कि हम उसको वापस ले लेंगे, लेकिन एक कंडीशन पे कि रूथ को हमेशा के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट के लिए फोल्डर तैयार नहीं होता है क्योंकि फोल्डर को बहुत डर फील होता है कि मेरी एब्सेंस में रूथ किस तरीके से अपने बच्चों को पालन पोषण करेगी, हो ना हो वो अपना जो खुद को मतलब बेचेगी वो, और उसी से हो सकता है। तो ये सोचते हुए उसको ये चीज़ नहीं स्वीकार होती है कि वो रूथ को छोड़ दे एंटायरली, जबकि जो फिल्म के मालिक थे, जो पार्टनर थे, उन्होंने ये ही शर्त रखी थी। इतने में क्या होता है कि जैसा कि बताया जाता है कि विलियम फाल्डर को टाइम टू टाइम की पहुंचना होता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता है, और उसके बाद में क्या होता है कि अरेस्ट करने के लिए उसको आ जाते हैं मिस्टर विस्टर नाम का एक पर्सन होता है वो। तो यहाँ पे जब वो नहीं पहुँचता है टाइम टू टाइम अपनी पेशी के लिए, तो वो आता है उसको गिरफ्तार करने के लिए। जिस टाइम पे ये सब कुछ बातें चल रही होती हैं, रूथ और विलियम फाल्डर जब इन पार्टनर्स के साथ में लॉ फर्म में बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो तो मना कर देते हैं, लेकिन उसको सस्पेक्ट मिल जाता है विस्टर को, और उसे ये पता चल जाता है, सस्पेक्ट कर लेता है कि विलियम फाल्डर यही हैं, और उसे गिरफ्तार कर लेता है। जैसे ही उसको गिरफ्तार होती है, उसको बहुत बुरा फील होता है फाल्डर को, और उसको ऐसे लगता है कि मुझे मतलब वापस नहीं जाना है प्रिजन में, और वो उनसे छुड़ाने की कोशिश करता है और भागकर विंडो से गिर जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो प्ले यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत बुरा एंड होता है। एक पर्सन की लाइफ एक मिस्टेक की वजह से पूरी ख़राब कर दी जाती है, और इसी तरीके से जो जुडिशियल सिस्टम पे यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है जॉन गाल्सवर्दी ने, और साथ ही साथ में एंड जो होता है वो सीनियर जो क्लर्क होता है रॉबर्ट कॉक्सन, उसी के वर्ड्स के साथ में होता है कि जब वो मर जाता है, उसकी डेड बॉडी के साथ में रूथ होती है, तो वो वहाँ पे जाकर ऐसे कहता है कि नो वन विल टच हिम नाउ, उसको कोई भी टच ना करे, नेवर अगेन, ही इज़ सेफ विद जेंटल जीसस। वो जेंटल जीसस मतलब जीसस के हैंड्स में अब सेफ़ है, क्योंकि उसके साथ में जब वो दुनिया में था तब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। किसी ने उसे नहीं समझा कि उसने इतना कुछ, जो ऑनेस्टी थी और जो हेल्पिंग हैंड वो बढ़ाना चाहता था रूथ की तरफ, कि उसकी हेल्प ही तो कर रहा था, उस हेल्प को तो नहीं देखा जुडिशियल सिस्टम ने, लेकिन उसने जो गलती की उसको देखा। दूसरी तरफ जो रूथ के हस्बैंड ने जो उसको हरास किया था, और ये सब जो सब कुछ हो रहा था, और ये सब कुछ केस में सामने आता है कि उसके हस्बैंड इसको कितना टॉर्चर करते हैं रूथ को, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो यही इसमें जस्टिस में बताया गया है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो